हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, जो रिजर्वेशन जो ग्रांट की गई थी ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो है सिटीजन्स का, जो फॉरवर्ड कास्ट हम बोल सकते हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी के जो सेक्शन था सिटीजन का, जिसमें जो इकोनॉमिकली वीकर थे, जिनको हमने क्या किया था, मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी, 10% कोटा जो है प्रोवाइड किया गया था थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के थ्रू। तो जैसे ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, तो यहाँ पे हमने दो प्रोविजन ऐड किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6, एक आर्टिकल 16 क्लॉज 6, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इसको जो है चैलेंज कर दिया गया था। दैट मीन्स इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। वेरियस पेटिशन जो है फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जो ये जजमेंट जो है, ये पिछले कल वो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पे जो है ये जजमेंट आई है, राइट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी से डिसीजन लिया और जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वैलिड डिक्लेयर कर दिया। और ये जो 10% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस को, उसको बोल दिया कि ये जो है अब होल्ड किया जाएगा और फर्दर जो है फ्यूचर में ये 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो है सिटीजन का, राइट। तो अब इसी पे देखते हैं कि क्या था। मैं पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा फुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोविजन थे, क्या क्या हुआ, राइट, कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या प्रोविजन इंसर्ट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, क्या यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहता है जिसके बेसिस पे ईडब्ल्यूएस जो है डिफाइन किया जाता है, राइट। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पिटीशन जो फाइल हुई थी, तो इसको हियर्ड किया गया बाय 5 जजेस बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, और जो अदर जजेस थे जिसमें दिनेश महेश्वरी हो गया, एस रविंदर भट्ट हो गया, पहला एम त्रिवेदी हो गए, एंड जेवी पारदीवाला हो गए, राइट, जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पार्ट थे। तो अब जब ये जजमेंट आती है तो यहाँ पे मेजोरिटी से डिसीजन लिया गया 3:2 में। जो 3 जजेस थे वो इसके फेवर में थे और 2 जजेस जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे, जिसमें यूयू ललित भी इसके अगेंस्ट थे, राइट। अब तो मेजोरिटी से डिसीजन लिया गया, तो अल्टीमेटली जो रेशो ज़्यादा थी इन फेवर, तो यहाँ पे जो है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सी क्या बात बोली कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम यूज नहीं कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको हम स्वॉर टू स्टल्टिफाई, स्टल्टिफाई मतलब कि उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर करने के लिए हम उसको डिक्लेयर नहीं कर, यूज नहीं कर सकते, कि हम उसको एज अ स्वॉर टू स्टल्टिफाई की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को यूज कर रहे हैं उसको इनवैलिडेट करने के लिए, कि जो स्टेट ने एफर्ट किए हैं टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस। और हम ये बोलें कि जो स्टेट के एफर्ट्स हैं टू डू इकोनॉमिक जस्टिस, उसको हम काउंटनेस्ड, मतलब वो एडमिसिबल नहीं होंगे, उनको हम एडमिट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो वो भी क्या होंगे, एडमिसिबल होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, राइट, जब इसकी जो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, दैट मीन्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, उसके थ्रू हमने यहाँ पे 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जो है वो इंसर्ट किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यह 15 आर्टिकल जो है ये स्पेशली बात करता है एजुकेशन की, और 16 आर्टिकल जो है ये बात करता है किसकी, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की, राइट। तो यहाँ पे रिजर्वेशन इनको ग्रांट की जाएगी। इसके बारे में अब हम देखते हैं कि क्यों इसको चैलेंज किया गया, कि क्या प्रोविजन था। अब यहाँ पे देखो, एक बात करी गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की जो इवोल्यूशन हुई थी, ये हुई थी केशवानंदा भारती केस। ये सबको ही पता होगा, 1973 में हुआ था। अब मैं इसके बारे में मतलब ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट देखो है क्या। अब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368 संविधान में। अब आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट।
अब ये पार्लियामेंट को जब एम्पावर करता है तो पार्लियामेंट को क्या बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अमेंड कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अमेंड मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको इंटरप्रेट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जब भी इंटरप्रिटेशन की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी करेगी। तो यहाँ पे जब जुडिशरी ने इस आर्टिकल 368 की इंटरप्रिटेशन की तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा डिफाइन कर दिया कि इन केशवानंदा भारती केस में कि आप अंडर आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम मना नहीं कर रहे, आप करो, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप चेंज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को, कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है, मान लो बेसिक स्ट्रक्चर दैट मीन्स जिसपे हम ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बेस्ड है, दैट मीन्स कि जो फिलॉसफी और फंडामेंटल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मान लो कि जैसे हमारा देश जो है एक रिपब्लिक नेशन है, एक रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक को चेंज करके हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया, उसको मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया, तो इज दिस पॉसिबल, नहीं। तो ये नहीं कर सकते क्योंकि रिपब्लिक इज द बेसिक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक पार्ट है क्योंकि इस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना है, राइट। तो ये चीज है। चलो अब बात करते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 की। अब मैंने पहले बोला कि यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जो है इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू यहाँ पे 10% रिजर्वेशन जो है वो ग्रांट की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। अब किनको, जो नॉन ओबीसी एंड नॉन एससी एंड एसटी सेक्शंस है पॉपुलेशन के, दैट मीन्स सिंपल सी बात करो तो जो फॉरवर्ड क्लास, कास्ट और जनरल कैटेगरी के जो पॉपुलेशन के जो सिटीजन है, ठीक है, उनको जो है ये 10% रिजर्वेशन जो है यहाँ पे ग्रांट करी गई थी। तो यहीं पे बोला गया था, देखो 15 क्लॉज 6 क्या बोलता था, मतलब क्या बोलता है, सॉरी नहीं बोलता नहीं था, बोलता है कि यहाँ पे आप स्टेट क्या कर सकती है, प्रोविजन बना सकती है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ किसके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट मीन्स एजुकेशन में। ये बात कर रहे हैं 15 क्लॉज 6 एजुकेशन में, कि जिसके थ्रू ये स्पेशल प्रोविजन बनाएगा फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें जो है स्टेट क्या कर सकती है, इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जो है रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड कर सकती है, चाहे उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आ रही है चाहे नहीं आ रही है। बट वहीं पे गवर्नमेंट को एक जगह पे रेस्ट्रिक्ट करती है कि ठीक है आप बनाओ, बट इस केस में आप उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर नहीं करोगे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश किए गए हैं बाय द माइनॉरिटी, और उनको एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। क्योंकि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, जिनमें से एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसकी बात की जाती है आर्टिकल 29 एंड 30 में। अब आर्टिकल 30 जो है ये ग्रांट करता है एक राइट टू माइनॉरिटी कम्युनिटी की, जिसके अंडर ये क्या कर सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं प्लस एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। मान लो एस्टेब्लिश कर लिया बट एडमिनिस्टर नहीं कर रहे, बट एडमिनिस्टर तभी करेंगे जब उसको एस्टेब्लिश किया गया है, राइट। ये दो चीजें जब आप आर्टिकल 30 पढ़ोगे तो इसको डिटेल में पढ़ना, राइट। तो एस्टेब्लिश प्लस एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये बात याद रखना कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किया तभी उनको राइट मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर मान लो अब ये भी हो सकता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने उसको एस्टेब्लिश कर दिया बट उसको एडमिनिस्टर बाय द गवर्नमेंट किया जा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये बात है आर्टिकल 30 में, ये जो है एक फंडामेंटल राइट है जो ग्रांट किया जाता है। अब मैं बात करूं ये जो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 है, ये हमारा पार्ट है राइट टू इक्वालिटी का, जो एक हमारा फंडामेंटल राइट है जिसकी बात की जाती है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में, राइट। तो ये बात भी याद रखिएगा। अभी देखो यहीं पे मतलब 15 क्लॉज 6 में ही डिफाइन कर दिया गया था कि जो अपर लिमिट जो होगी रिजर्वेशन की वो 10% होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, राइट। तो बस इसी बेसिस पे क्या हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में इस
अमेंडमेंट को जो है चैलेंज कर दिया गया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब इनवैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, इकोनॉमिक रिजर्वेशन जो है ग्रांट करी गई है। तो फिर जब इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया तो फिर इस चैलेंज को जो है मतलब इसको जो है रेफर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 5 जजेस का बेंच था, जो 2020 में जो है इसको रेफर किया गया था, जिसकी जजमेंट आई 2022 में, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, फोर्स में आया 2019, तो यहाँ पे सीधा सा डिफाइन कर दिया गया कि अब जो रिजर्वेशन जो आपको ग्रांट की जाएगी, दैट मीन्स ये कोटा जो अवेलेबल होगा 10%, वो अवेलेबल होगा एडमिशन में अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 6। वो किस में होगा, इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये बात याद रखना, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 6 यहाँ पे बोला कि आपको रिक्रूटमेंट जो दी जाएगी इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स उसमें होगा। साथ में इसी अमेंडमेंट में बोल दिया गया कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर रहे हैं कि वो भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है रिगार्डिंग मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है फॉर द ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो है सिटीजन का, उनको अपने स्टेट्स में, एजुकेशन में भी एंड यहाँ पे जॉब्स में भी, स्टेट जॉब्स में भी, राइट। अब बात करते हैं कि किस बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया। अब बोला कि ईडब्ल्यूएस में मतलब 103rd में जो हम कोटा जो यहाँ पे रिजर्वेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, बोला वो किसके अगेंस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसकी हमने बात करी, जिसको मतलब जिसकी इवोल्यूशन हुई थी केशवानंदा भारती केस 1973 में। तो यहाँ पे बोल दिया कि जो हम ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन ग्रांट कर रहे हैं, दैट मींस इकोनॉमिक बेसिस पे जो हम रिजर्वेशन ग्रांट कर रहे हैं, वो किसके अगेंस्ट है, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 बात करते हैं। अब 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 क्या बात करता है कि स्टेट जो है यहाँ पे क्या करेगा, स्पेशल प्रोविजन बनाएगा फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सोशली एंड एजुकेशनली मतलब जो सोशली डिस्क्रिमिनेट होता आ रहा था, जैसे एससी एंड एसटी कम्युनिटीज है। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओबीसी। तो इनकी बात करेंगे 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 में, राइट। तो इसी के बेसिस पे क्या कर दिया गया था, इसको चैलेंज कर दिया गया था, राइट। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद अब जब जजमेंट आई तो यहाँ पे जो जजेस ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपनी स्टेटमेंट रखी, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि जब यहाँ पे जजमेंट आई तो 5 जजेस का बेंच था, जिसमें मेजोरिटी में डिसीजन लिया गया 3:2 में। तो पहले हम देखते हैं जो जजेस जो थे जिन्होंने अपहेल्ड किया द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो मतलब इसके फेवर में थे। तो 3 जजेस थे यहाँ पे, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस जेबी पारदीवाला। अब बात करते हैं दिनेश महेश्वरी। अब दिनेश महेश्वरी जी ने क्या बोला कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा जो है, दैट मीन्स कि जो 103rd अमेंडमेंट के थ्रू हमने 10% कोटा जो प्रोवाइड किया गया है रिजर्वेशन का ईडब्ल्यूएस के लिए, वो वायलेट नहीं कर रहा है इक्वालिटी को, राइट टू इक्वालिटी को और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं कर रहा, बोला कि रिजर्वेशन इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है। जो हम बात करते हैं एससी एसटी प्लस ओबीसी की, अगर मैं बात करूं, इनका कलेक्टिवली जो रिजर्वेशन का कोटा है वो 49.5% है। तो बोला अगर इसमें हम एडिशन कर देंगे रिजर्वेशन कोई और, तो वो वायलेट नहीं करेगा प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो लिमिट जो डिफाइन करी गई थी, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में डिफाइन किया था इसको, कैप को। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि रिजर्वेशन जो होनी चाहिए शुड नॉट बी मोर देन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें तो एससी एसटी एंड ओबीसी का जो है 49.5% रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है, जो इंदिरा साहनी केस में डिफाइन कर दिया गया था कि 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब दिनेश महेश्वरी बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में अगर आप और रिजर्वेशन ऐड कर रहे हो तो उससे आपका प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी ब्रीच्ड, वो ब्रीच नहीं होगा जब आप क्या कर रहे हो, स्टेट जो है यहाँ पे
प्रोविजन बना रही है किसके लिए, फॉर द एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे बोला कि जब अब यहाँ पे स्टेट ने क्या किया, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दी, तो उससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्यों वायलेट हो रहा है, 50% सीलिंग लिमिट की वजह से। तो इन्होंने यहाँ पे सीधी सी बात बोल दी कि ये जो सीलिंग लिमिट डिफाइन करी गई थी इंदिरा साहनी केस में, वो इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल मींस रिजिड, जो चेंज ना हो सके, मींस कैन नॉट बी चेंज्ड, जो चेंज ना हो सके दैट मींस जो रिजिड हो। तो बोला इज नॉट इनफ्लेक्सिबल, दैट मींस फ्लेक्सिबल है, तो वो चेंज हो सकता है। एंड तो बोला कि जो आप बात कर रहे हो कि इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया SC ST एंड OBC सेक्शन जो है पॉपुलेशन का, तो बोला उनकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 में, तो उसकी वजह से हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वायलेट हुआ है। तो ये दिनेश महेश्वरी जी ने बात करी। अब इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया किसने, जो जस्टिस मैडम बेला एम त्रिवेदी थी। इन्होंने क्या बोला कि जो हम बात करते हैं SC BC की, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, वो एक सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है, और उनको हम अनरिजर्व कैटेगरी के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला गया कि जो बेनिफिट अंडर ईडब्ल्यूएस जो है, अब जो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, उनको हम ये नहीं बोल सकते कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है SC BC के साथ, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के साथ। तो मैडम ने क्या बोला, बेला एम त्रिवेदी जी ने क्या बोला कि ट्रीटिंग ईडब्ल्यूएस एज अ सेपरेट क्लास वुड बी अ रीजनेबल क्वालिफिकेशन। वो क्या होगी, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगी, और ये बेटर टाइम है कि हम क्या करें, रिविजिट करें द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन को, क्योंकि अब जो रिजर्वेशन हमें ग्रांट करनी चाहिए वो किस बेसिस पे करनी चाहिए, जो इंटरेस्ट है सोसाइटी का। और ईडब्ल्यूएस को जो हम रिजर्वेशन ग्रांट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमने क्या किया, ये हमने रिजर्वेशन जो है यहाँ पे ग्रांट करी। फिर जो थर्ड जज थे जस्टिस पारदीवाला, ही आल्सो सेड कि रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड, ठीक है, इट इज अ मींस, इट शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम अ वेस्टेड इंटरेस्ट, राइट। तो ये इन्होंने बात कर दी। अब बात करते हैं कि जो जजेस इनके अगेंस्ट थे, दैट मींस कि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित एंड जस्टिस एस रविंदर भट्ट, जो इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि 10% रिजर्वेशन जो है ग्रांट की जाए। तो अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो एस रविंदर भट्ट को सपोर्ट किया था यू ललित ने। तो यहाँ पे एस रविंदर भट्ट ने क्या बोला कि ये जो रिजर्वेशन है इज कॉन्ट्रेरी है टू द एसेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड ही सेड दैट जो कोटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मतलब अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 के अंडर जो हमने 10% कोटा जो प्रोवाइड किया गया है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे किया गया है, वाज पर से नॉट वायलेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है, पर से का मतलब होता है बाय इटसेल्फ, ये बात याद रखना, मींस बाय इटसेल्फ, कि ये खुद वायलेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोला कि अब आप यहाँ पे कोटा तो प्रोवाइड कर रहे हो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको हम वायलेटिव नहीं कर रहे, बट इसको वायलेशन क्यों किया जाएगा, ये क्यों, मतलब अगर हम बोले कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इस अमेंडमेंट में एक्सक्लूड किया गया है जो SC एंड ST और OBC के पुअर सेक्शन है। बोला उसकी वजह से ये क्या है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये क्या होने चाहिए, अमेंडमेंट जो है इनवैलिड होनी चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने रखा, ठीक है। तो यहां पे बोला गया द 103rd अमेंडमेंट प्रैक्टिसेस प्रोहिबिटेड फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन वर डिजाइंड एज पावरफुल टूल टू इनेबल इक्वल एक्सेस। देखो इन्होंने बात करी कि रिजर्वेशन जो उसको डिजाइन जो किया गया, दैट मींस रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है,
कि जिससे हम जो है इक्वल असेसिबिलिटी जो है वो इनेबल कर सके। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो इंट्रोड्यूस करेंगे इन रिजर्वेशन में, और जिससे हम और एक्सक्लूड कर रहे हैं वहां पे SC ST और OBC को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग बेनिफिट जो है वो क्या हो जा रहे हैं, इनजस्टिस हो जा रहे हैं, मतलब उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है। ठीक है, एंड यहीं पे इन्होंने बोला बाय एक्सक्लूडिंग द पुअर अमंग SC ST OBC फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस द अमेंडमेंट प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है, तो बोला कि जो यहाँ पे क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया SC ST और OBC के पुअर सेक्शन को इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के, ठीक है, तो बोला उससे क्या हो रहा है, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन की प्रोहिबिशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो हम इसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of place of birth, etc. और any of them, right? तो बस इसी जजमेंट को सपोर्ट किया यू ललित ने, राइट, वो भी इनके फेवर में थे। तो अल्टीमेटली बट मेजॉरिटी किस साइड थी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट हुई थी उसके फेवर में थी, तो अल्टीमेटली जिसके थ्रू जो है मेजॉरिटी से डिसीजन लिया गया और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं 50% सीलिंग्स ऑन कोटा पे क्या इस पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहां पे अगर बात की जाए, द मेजॉरिटी जजमेंट अपीयर्स टू हैव स्ट्रक डाउन द सीलिंग। जस्टिस महेश्वरी ने क्या बोला, दैट रिजर्वेशन फॉर EWS डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑन अकाउंटिंग ऑफ 50% सीलिंग लिमिट बिकॉज सीलिंग लिमिट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल। दैट मीन्स कि मतलब वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, उसको आप चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने अपहेल्ड किया EWS कोटा को, एंड ही सेड दैट द रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इस बात को समझना, महेश्वरी जी ने क्या बोला कि रिजर्वेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सिर्फ इंक्लूजन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही यूज नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अगर कोई वहां पे डिस्क्रिमिनेटेड और अदर वीक सेक्शन है तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करेंगे, राइट। इवन जस्टिस बेला त्रिवेदी जो थी, सॉरी तो उन्होंने बात किया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है ये अलाउ करता है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बट ये प्रिवेंट करता है डिस्टिंक्शन दैट आर नॉट प्रॉपरली जस्टिफाइड। कि ये हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की तो बात करता है, बट ये साथ में बात करता है कि हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, जो जस्टिफाइड नहीं है। अब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब कि जो हम बात करते हैं यहाँ पे जस्टिस की, कि अगर कोई सेम सर्कमस्टांसिस है, जैसे हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंडर तो सभी इक्वल्स है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट मीन्स ये क्या बोलता है कि अगर कोई सेम सर्कमस्टांस पे, अगर सर्कमस्टांसिस सेम है तो उस टाइम पे जो भी पीपल उसके साथ एसोसिएटेड होंगे तो उनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट होगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे जो उस सर्कमस्टांस में एप्लीकेबल नहीं था तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड पीपल है, ठीक है, तो जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड पीपल होंगे उनके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो अगर उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बन रहा है तो उस टाइम पे जो नॉर्मल पीपल है वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जो डिफरेंट है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगी सरकार फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, फॉर देयर वेलफेयर, ठीक है। तो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के थ्रू, दैट मीन्स कि अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट किसकी वजह से है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की वजह से है। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ होता तो इंडिया में कभी भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। दैट मीन्स देखो इन्होंने सीधी सी बात बोल दी, मैम ने क्या बोला कि इक्वालिटी इज वायलेटेड इफ इट रेस्ट ऑन अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि अगर इक्वालिटी क्या होगी, वायलेट होगी अगर वहां पे अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है। इफ
अगर वहां पे इफ देयर विल बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो इक्वालिटी जो है वो वायलेट नहीं होगी। अब यहाँ पे इन्होंने सीधी सी बात बोल दी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल विच इंक्लूड्स ऑल हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। दैट मीन सेम सर्कमस्टांस है, सेम सिमिलरली सिचुएटेड है तो उनको जो है सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। एंड नन हु आर नॉट, ठीक है, दोज हु आर सिमिलरली सर्कमस्क्राइब्ड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल ट्रीटमेंट, जो हमने बात करी। जो अगर सिमिलरली सर्कमस्टांसिस पे हैं तो उनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर उस टाइम पे उनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं होती है तब हम बोल सकते हैं कि वहां पे वायलेशन हुई, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे कि वहां पे वायलेशन हुई है। राइट, तो ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो जस्टिस भट्ट ने ऑन दी, मतलब कि जो इसके अगेंस्ट में थे, मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी इसके अगेंस्ट में थे कि इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उन्होंने क्या बोला, दैट परमिटिंग ब्रीच ऑफ 50%, मतलब जो सीलिंग लिमिट है 50%, वो क्या करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगी। कंपार्टमेंटलाइजेशन आप समझते हो कि उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने सीधी सी बात कर दी कि ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये क्या बन जाएगा, राइट टू रिजर्वेशन। तो यहाँ पे देखो अब आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 14 टू 18 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अलॉन्ग विद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 29 एंड 30 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, तो फंडामेंटल राइट से इस बार जरूर क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, जो भी एग्जाम होंगे। राइट, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन। इवन यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्शन लिया जाए बाय द स्टेट जिसके थ्रू वो इंश्योर करे ऑल इंक्लूसिव मार्च। ऑल इंक्लूसिव मार्च मतलब सबको साथ में लेके चलना है, दैट मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ पे बात करती है कि सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। टूवर्ड द गोल्स ऑफ एग्लिटेरियन सोसाइटी। एग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एग्लिटेरियन सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जहां पे सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए हों, किसी के साथ कोई भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उसको बोला जाता है एग्लिटेरियन सोसाइटी। राइट, वहीं पे इस मतलब केस में, जजमेंट में, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली अंडरलाइन किया 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन जो इम्पोज की गई थी इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992। ऑन दैट बेसिस अटेम्प्ट, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ स्टेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं रिजर्वेशन टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, अब वो स्ट्रक डाउन हो गया एंड सेवरल ऑफ इश्यूज जो है वो अब क्या हो गए, रीओपन किए जाएंगे। राइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात बोल दी कि अब इसके बेसिस पे और बहुत से इश्यूज जो हैं अब रीओपन होंगे। अब आता है हम किस बेसिस पे ईडब्ल्यूएस को जो है क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे हम ईडब्ल्यूएस को डिफाइन करते हैं। अब ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया जो है फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको नोटिफाइड किया गया था ऑन 31 जैन 2019 को। किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, किस बेस्ड पे, 103rd अमेंडमेंट 2019 पे के बेस्ड। तो यहाँ पे 2019 की नोटिफिकेशन के अंडर क्या बोला, अ पर्सन हु वाज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी एंड उसकी फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज ईडब्ल्यूएस फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। मतलब जो पर्सन एससी एसटी एंड ओबीसी की कैटेगरी में नहीं आता, मतलब सीधी सी बात थी कि जो जनरल कैटेगरी में और फॉरवर्ड कास्ट का मेंबर है बट उसकी एनुअल फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है, तो वो एप्लीकेबल होगा ईडब्ल्यूएस के अंडर रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब इन्होंने एक तो सेट कर दिया यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया, अलोंग विद कुछ और एसेट्स भी यहाँ पे रखे गए जिसके बेसिस पे जो है वो हम क्या करेंगे, बोला कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम है ये चाहे एग्रीकल्चर से आ रही हो, चाहे बिजनेस से आ रही हो, चाहे अदर प्रोफेशन से आपके पास ये सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट हो रही हो, कोई मैटर नहीं करता। राइट, कि मतलब आपके पास जो है एनुअल इनकम अगर बिलो ₹8 लाख है तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, आप मतलब ईडब्ल्यूएस के अंडर रिजर्वेशन ले सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशंस की ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ईडब्ल्यूएस, कि क्या प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया रखा। ठीक है, यहाँ पे बोला कि जो भी पर्सन
जिसके पास एक तो एनुअल इनकम रख दिया 8 लाख, और उसके साथ साथ क्या रखा, प्रॉपर्टी क्राइटेरिया रख दिया, अगर उस पर्सन के पास एक तो प्राइमरी कंडीशन है कि उसकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या बोला, वो पर्सन जो होना चाहिए उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। इवन जो उसका रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अगर इफ अ रेजिडेंशियल फ्लैट इज मोर देन 2000 स्क्वायर मीटर, तो वो किसके अंडर नहीं आना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी के अंडर नहीं आना चाहिए, ये बात बोल दी। अब यहाँ पे बात करिए प्रूफ फॉर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या प्रूफ होगा, यहाँ पे बोला गया कि अब पर्सन को प्रूव करना है कि वो ईडब्ल्यूएस के लिए बिलोंग करता है सोसाइटी को, तो सबसे पहले उसके पास इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, वो बनाएगा जो तहसीलदार होते हैं और उसके अबव रैंक का, एसडीएम हो गया, राइट, ठीक है, जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। और ये इनकम सर्टिफिकेट जो वैलिड होगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। दैट मीन्स कि हर साल जो है वो सर्टिफिकेट जो है आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, अगर आप उसमें फिर से क्लेम करना चाहते हो रिजर्वेशन, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हियरिंग पे यहाँ पे इनकम हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो जब 2021 में एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, जब वाइल हियरिंग अ चैलेंज टू रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन ऑल इंडिया कोटा फॉर पीजी मेडिकल कोर्सेज, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गवर्नमेंट को सीधा सा बोल दिया कि हाउ द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹8 लाख हैड बीन रीच्ड, कि आप कैसे 8 लाख मतलब ये इनकम क्राइटेरिया जो है डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सेंटर ने यहाँ पे कोर्ट को बोला कि वो क्या करेंगे, इस पे फिर से रिविजिट करेंगे इनकम क्राइटेरिया पे, और उसके लिए फिर सेंटर ने क्या किया था, एक 3 मेंबर पैनल जो है क्रिएट किया था। फिर इस पैनल ने जनवरी में क्या किया था, गवर्नमेंट को रिपोर्ट एक्सेप्ट की, मतलब रिपोर्ट जो है सबमिट की थी, गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि ये जो 8 लाख एनुअल क्राइटेरिया जो हमने डिसाइड किया है फैमिली इनकम का, वो सही है। बट हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कमेटी ने कि जो हम बात करते हैं एसेट की, जो फैमिली 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, इस पे आप फिर से रिविजिट कर सकते हो, बट इनकम क्राइटेरिया जो है वो वेल डिफाइंड है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये था आपके पास 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स रही, और किस बेसिस पे ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया जो है दैट मीन्स यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।